आज का हमारा टॉपिक फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक के ऊपर है, जिसको सारा माइल्स ने लिखा है। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक एक बुक है जिसके अंदर सारा माइल्स ने लैंग्वेज के अंदर औरत को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बयान किया है। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक वो बुक है सारा माइल्स की जिसको 1995 में पहली दफ़ा लंदन में पब्लिश किया गया था। इसके अंदर हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसमें जेंडर रोल, फ्रेगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लॉथिंग, कैटलॉगिंग, ऑब्जेक्टिफिकेशन और पैसिविटी शामिल है। टर्म फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक पहली दफ़ा सारा माइल्स के 1995 में लिखे जाने वाले बुक में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये थ्योरी एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड जेंडर। ये थ्योरी बात करती है उस लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में जिसके अंदर जेंडर को डिफरेंट तरीक़ों से दिखाया जाता है। ये थ्योरी हमें वो टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से औरत के खिलाफ बायसनेस को हम डीपली एनालाइज करते हैं किसी भी लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर। सारा माइल्स का ये कहना है कि हमें किसी भी लिंग्विस्टिक टेक्स्ट को बहुत डीपली एनालाइज करना चाहिए, बहुत सस्पिशियसली एनालाइज करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ कैसे हैं। सारा माइल्स का ये कहना है कि हमें किसी भी टेक्स्ट को डिस्कोर्स लेवल पर पढ़ना चाहिए, यानी उसके विद इन द कॉन्टेक्स्ट, बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट, उसका मतलब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग को हमें समझना चाहिए। उसका ये भी मानना था एक टेक्स्ट के अंदर दिखाए जाने वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट जेंडर आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। उसका ये भी कहना था कि जब कैरेक्टर्स को राइटर बना रहा होता है तो वो एक ऐसा लिंग्विस्टिक चॉइस इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए से उस कैरेक्टर का कनेक्शन सीधा जेंडर स्टीरियोटाइप के साथ निकलता है। स्टीरियोटाइप से मुराद है वो टिपिकल व्यूज जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरत के बारे में पाए जाते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि राइटर जब अपने कैरेक्टर्स को बना रहे होते हैं तो वो रियल ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, जिससे मुराद है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको देखते हैं और उसको अपनी राइटिंग के अंदर उतार देते हैं। जबकि सारा माइल्स इस असम्पशन को टोटली रिजेक्ट करते हुए कहती है कि ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर होते हैं। वो इस बात पर जोर देती है कि कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं होते सिवाय वो वर्ड्स जो कि एक राइटर ने अपनी राइटिंग के अंदर कंस्ट्रक्ट किए होते हैं। वो कहती है राइटर के वो कैरेक्टर कुछ भी नहीं होते सिवाय उन अल्फाज के जिसके ज़रिए से हमें डिफरेंट स्टीरियोटाइप के बारे में पता चलता है जो एक सोसाइटी के अंदर मर्द और औरत के हवाले से पाए जाते हैं। माइल्स ये कहती है कि इस तरीके से जब हम एक टेक्स्ट को डीपली एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है उसकी कैरेक्टराइजेशन, लैंग्वेज और जेंडर कैसे तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारे एक्शन है, जो हमारी थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है उन कैरेक्टर्स से जो एक डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स पर हमें मिलते हैं, जैसे कि पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी। इन सारे जॉनरास में शॉर्ट स्टोरी का एक अलग मकाम है क्योंकि ये शॉर्ट होता है, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसको शौक से पढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी कुछ कैरेक्टर्स से मिलकर बनता है। ये कैरेक्टर इस अंदाज में लिखे जाते हैं कि रीडर को ये लगता है इन कैरेक्टर्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इनके जो कुछ भी फीलिंग्स हैं वो हमारे हैं, यानी उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो रियल लगते हैं। ऑडियंस को ये कैरेक्टर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो भी चाहते हैं वो इन कैरेक्टर्स की तरह एक्शन परफॉर्म करें, वो इन्हीं की तरह बिहेव करें। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कुछ ड्रामास देखे होंगे जिनके अंदर एक वॉयलेंट हीरो दिखाया जाता है जो काफ़ी वॉयलेंस फैला रहा होता है, लेकिन लास्ट में आकर वो सुधर जाता है। लोग इस बात को नहीं देखते कि उसने कितना बुरा किया है, लोग इस बात को नहीं देखते कि उसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि वो जिस हीरोइन को पाना चाहता था उसको लास्ट में आकर वो हीरोइन मिल गई है और हीरोइन भी सब कुछ भूल भुलाकर उसके साथ हो गई है। तो इसी तरह से अगर हम भी रियल लाइफ के अंदर ऐसा ही बिहेव करेंगे तो हमें भी ये चीज़ मिल जाएगी, हमें भी ये इंसान मिल जाएगा और वो इंसान सब कुछ भूलकर हमारा हो जाएगा। तो इन कैरेक्टर्स के साथ दिखाए जाने वाले ये वो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये वो आइडियाज़ होते हैं जो ऑडियंस के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके ज़रिए से एक जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे एक स्टीरियोटिपिकल थॉट के बारे में पता चलता है, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि वो औरत को कैसे देखता है, मर्द को कैसे देखता है। मिसाल के तौर पर एक स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा आकर खुशी से माँ को बता रहा होता है मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसी तरीके से दूसरी कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि एक लड़की है, जो कि एक बेटी है। वो आकर अपनी माँ से बात करती है कि मुझे ये लड़का पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है, जिस पे या तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है या घर में कैद कर दिया जाता है। तो इस तरह से दो कैरेक्टर जो दिखाए गए हैं एक स्टोरी के अंदर वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताते हैं, वो डिफरेंट जेंडर आइडियोलॉजी बताते हैं कि एक मर्द को सोसाइटी कैसे देखता है और एक औरत को सोसाइटी कैसे देखता है। जब हम इसको लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे हमारे माशरे की सोच बनती है, वो चीज़ जो माशरे में नहीं है वो भी बिल्ट हो जाती है। इसी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है सारा माइल्स ने अपने फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक के अंदर। जैसे कि स्टोरी से प्रूव हो चुका है कि कैसे जेंडर आइडियोलॉजी को लेकर एक राइटर चलता है, जिसकी वजह से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और वो रियल लाइफ के अंदर उन कैरेक्टर्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
तो जब ये सिचुएशन पैदा हो जाती है तब राइटर ये क्लेम करता है कि मैंने ये सारा कुछ जो अपनी कहानी में बयान किया गया है ये रियल लाइफ से लिया है, इसके अंदर बयान किए जाने वाले कैरेक्टर्स रियल हैं। राइटर्स के इन क्लेम को डिसएग्री करने के लिए सारा माइल्स ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसको फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक कहा जाता है। वो फैक्टर्स जिनके ज़रिए से हमें फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक के बारे में पता चलता है उसमें नंबर 1 पर हमारे पास जेंडर रोल आता है। जेंडर रोल से मुराद है हमारे माशरे ने मर्द और औरत दोनों के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल सेट किए हुए हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना होता है। जैसे जो मर्द है उसने बाहर कमाना होता है, जबकि जो औरत है वो घर के काम करती है, वो बच्चों का ध्यान रखती है, वो अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, वो सारे घर के काम करती है। अगर हम एक वर्किंग वुमन को देखें तो उसको भी वो जॉब्स देते हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे टीचर हो गया, ऑफिस सेक्रेटरीज हो गए, एयर होस्टेस वगैरह, जबकि जो बाकी प्रॉफिटेबल जॉब्स होते हैं वो सारे के सारे मर्दों को मिलते हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वो टेक्निक होती है जिसके जरिए से हम एक टेक्स्ट के अंदर पोर्नोग्राफिक को देखते हैं। पोर्नोग्राफिक टेक्स्ट से मुराद है ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर फीमेल के बॉडी पार्ट्स के बारे में बातें की जाती हैं, जैसे कि उसके हिप्स कैसे हैं, उसके लेग्स, उसके ब्रेस्ट, उसका बैक, उसके चिप्स, उसके लिप्स वगैरह, यानी जो औरत की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर पोर्नोग्राफिक टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको इफेक्टिव बनाया जा सके। जब हम एक स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं, उसको डीपली एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि औरत के कैरेक्टर को स्टोरी में डीपर्सनलाइज किया गया है, डीवैल्यू किया गया है। औरत का कोई एक्शन नहीं दिखाया गया सिवाय इसके कि वो घर के काम कर रही है। ना उसके इमोशंस के बारे में बात की जाती है, ना उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाती है। फीमेल के एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन का एक और इफेक्ट हमें नजर आता है कि कैसे फीमेल की बॉडी को दिखाते हुए एक टेक्स्ट के अंदर मेल के सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बात की जाती है, यानी फीमेल को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ मेल्स सेक्सुअल डिजायर्स। नंबर 3 पे हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। सारा मिल्स का ये कहना है मेल के जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं उसके अंदर ज़्यादातर उनके हेड, हेयर और आइज़ के बारे में बात की जाती है, जबकि उसी टेक्स्ट के अंदर अगर फीमेल कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जा रहा है तो उसको उसके लोअर बॉडी पार्ट्स के जरिए से पोर्ट्रे किया जाता है ताकि वो इफेक्टिव हो सके, ताकि उसके जरिए से मेल के सेक्सुअल डिजायर्स को जगाया जा सके। नंबर 4 पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लॉथिंग आता है, जिससे मुराद है कि सारा मिल्स ने बहुत ही डीपली इसको ऑब्जर्व किया है कि कैसे जो क्लॉथ्स हैं वो रीडर के माइंड में अपना एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लेदर का जैकेट है वो सजेस्ट करता है स्ट्रेंथ को, जो पॉलिश शूज़ हैं वो सजेस्ट करता है सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी को। ये सारा कुछ मर्द के बारे में बताया गया है, जबकि औरत के बारे में जो बताया जाता है उसकी क्लॉथिंग को सजेस्ट किया जाता है सेक्सुअलिटी, ब्यूटी और टेंडरनेस के हवाले से। नंबर 5 पर हमारे पास कैटलॉगिंग आता है। कैटलॉगिंग से मुराद है वो लैंग्वेज जिसके अंदर हमें न्यूमरस टर्म्स दिखाए जाते हैं औरत के डिस्क्रिप्शन के हवाले से। मिसाल के तौर पर औरत के हेयर कलर को देखते हुए उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उसके अंदर ब्लॉन्ड, ब्रोंटे, रेड हर्ड, ओबन शामिल है। तो एक कैरेक्टर को ऐसे डिपिक्ट करके उसके ब्यूटी और सेक्सुअल अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, यानी औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसको सिर्फ सेक्सुअल अवेलेबिलिटी और ब्यूटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। नंबर 6 पर हमारे पास ऑब्जेक्टिफिकेशन आता है, यानी सेक्स ऑब्जेक्ट्स। रोमांटिक लिटरेचर के अंदर औरत के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंपेयर किया जाता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के साथ। इस तरह का जो कंपैरिजन होता है जिसके अंदर लाइफलेस थिंग्स के बारे में बात की जाती है वो डीपर्सनलाइज कर देता है वुमेन के कैरेक्टर को एक कहानी के अंदर। वो एक इनएक्टिव कैरेक्टर होती है जिसको डीपर्सनलाइज किया जाता है, डिवैल्यू किया जाता है। इससे मुराद है कि उसको वो राइट्स भी हासिल नहीं होते जो एक इंसान को हासिल होते हैं, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ मर्द के सेक्सुअल डिजायर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7 और लास्ट हमारे पास आता है पैसिविटी। अगर एक टेक्स्ट के अंदर बयान किए हुए कैरेक्टर्स जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर शामिल हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को देखें, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं, तो हमें ये दिखाई देगा कि जो फीमेल है वो इनएक्टिव होती है, जबकि जो मेल है उसको एक्टिव दिखाया जाता है, एनर्जेटिक दिखाया जाता है, वाइब्रेंट दिखाया जाता है। इससे मुराद है मेल को डूअर दिखाया जाता है, जबकि जो औरत है उसको रेसिपेंट दिखाया जाता है उस एक्शन का जिसको मेल परफॉर्म कर रहा होता है। हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट के अंदर कैसे एक राइटर फीमेल कैरेक्टर को लिखता है और मेल कैरेक्टर को लिखता है। तो ये जो डिस्कशन हमने की है इसके जरिए से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कैरेक्टर कुछ भी नहीं होते सिवाय उन वर्ड्स के, सिवाय उन थॉट्स के जो कि एक राइटर के माइंड में आए होते हैं, जिनको वो अपने पेजेस पर उतार देता है। तो एक कहानी को जब हम डीपली एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि राइटर के लिखे जाने वाले वो कैरेक्टर कैसे जेंडर आइडियोलॉजी को एक कहानी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं।